केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर से जो टॉपिक इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके पहले की क्लास में हमने सीखा था इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी हमने ये सीखा था कि अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको दे दी जाए तो उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर तुमने वो क्लास अटेंड की है तो वेल एंड गुड, नहीं अटेंड की है तो उस क्लास की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, एक बार ज़रूर से देखें कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है। आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, यानी अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दे पाती है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हम बेहतर ढंग से समझ पाएँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम और यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, ठीक है, तो फॉर्मेशन हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हमको क्या ये पता चल रहा है ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, राइट। अगर तुमको पहले से नहीं पता है तो पता नहीं चल पाता है। तो इसका मतलब लिमिटेशन ये है कि फिजिकल स्टेट का पता नहीं चलता है। अब इसको समझते हैं कि अगर ये लिमिटेशंस हैं तो इनको दूर करने का क्या मेथड है, यानी रेक्टिफिकेशन क्या है, साथ साथ पढ़ते चलते हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है उसको ब्रैकेट में लिखते जाओ। यहाँ पे सॉलिड है तो मैंने इस तरह से लिख दिया, ये गैस है तो इस तरह से लिख दिया, ये सॉलिड है तो इस तरह से लिख दिया। अब देखो जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशन रेक्टिफाई हो गई। कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में लेनी है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में लेनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इसी तरह से लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, राइट। तो अगर सॉलिड है तो तुम ऐसे दिखाओगे, लिक्विड है तो ऐसे दिखाओगे, गैस है तो ऐसे दिखाओगे, राइट। और मान लो एक्वस है यानी पानी मिला है तो ऐसे दिखाओगे, ठीक है। ऑलराइट, गैस है तो इस तरह से दिखा सकते हो, लेकिन गैस अगर राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड, राइट, यानी प्रोडक्ट के साइड होती है तो इस तरह से दिखा देते हो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिया नाइट्रोजन गैस। अब इसके पहले की इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं किया, नो इश्यूज, राइट। ये हाइड्रोजन गैस लिया मैंने, यहां पे किया NH3, इसको बैलेंस कर देता हूं, ये बैलेंस कर दिया, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है तो ये कर दिया, ये भी गैसियस फॉर्म में है तो यूँ कर दिया, ये भी गैसियस फॉर्म में ये कर दिया। अब ये राइट हैंड साइड में ना तो इसको चाहो तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, यानी राइट हैंड साइड में गैस को दिखाने का वो सिंबल भी तुम यूज कर सकते हो। तो सॉलिड फिजिकल स्टेट के बारे में हमको नहीं पता चल पाता, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करना होता है। एक एग्जांपल रिस्पिरेशन का लेते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की जब इस पर रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी ऑब्वियसली मिलती है, राइट। ये वही रिएक्शन है जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारी सेल में जाता है, वहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और ये एनर्जी मिलती है, तो खाना खाने के बाद एनर्जी हम फील भी करते हैं, तो उसी रिएक्शन को रिस्पिरेशन की रिएक्शन कहते हैं। अब क्या तुम इसको देख के बता सकते हो कि कौन किस फॉर्म में है। ऑक्सीजन तुम बोलोगे कि ये गैसियस फॉर्म में होगा, नहीं, ये एक्वस फॉर्म में होती है, ये डिजॉल्व होती है, और ये भी एक्वस ही फॉर्म में होती है, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में होती है। वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो देखा, अगर तुम ऐसे इंफॉर्मेशन O2 देख के करते तो गलत कर जाते, ये एक्वस फॉर्म में होती है। तो ये फिजिकल स्टेट लिखने से अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे कन्वे हो पा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो लिमिटेशन है फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की है उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इन सिंबल का यूज करके हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, नो आइडिया, ये क्या है इसको समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि यहां पे नाइट्रोजन गैस लिया मैंने, ये हाइड्रोजन गैस लिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो NH3 बन गई, राइट। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहां पे तुमने इसको लिख दिया गैसियस फॉर्म, इसको गैस, इसको गैस।
लेकिन क्या इस रिएक्शन को देख के तुम ये बता सकते हो कि रिएक्शन ये जो NH3 है ये भी टूट टूट कर N2 और H2 भी बनाता रहता है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती है, अमोनिया टूट के फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस रिएक्शन में बनाती है। तो अगर ये सिंबल है, इस सिंबल से प्रोडक्ट इधर बन रहा है, यही पता चल रहा है, लेकिन क्या ये पता चल रहा है कि रिएक्शन रिवर्स भी हो रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, नहीं पता चल रहा है, राइट। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी का साइन। तो अब इस चीज को हमने रेक्टिफाई कर दिया, एक सिंबल का इस्तेमाल कर दिया और रेक्टिफिकेशन कर दी। तो रिवर्सिबिलिटी का साइन कैसे लगाओगे, ये हाफ ये एरो इससे लगा दे तो रिवर्सिबिलिटी के बारे में हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हमने समझ लिया, रिवर्सिबिलिटी की सिचुएशन है तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे ये भी तुमने समझ लिया, ठीक है। अब आओ तीसरी लिमिटेशन के बारे में समझते हैं। तीसरा ये है कि नो आइडिया, अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हमको नहीं पता चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बेरियम क्लोराइड लेता हूं और सोडियम सल्फेट लेता हूं, ठीक है, उसके बाद यहां पे बन जाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब इस रिएक्शन को देख के क्या तुम बता सकते हो कि इसमें प्रेसिपिटेट कहां पे बन रहा है, नहीं बता सकते, राइट। प्रेसिपिटेट का मतलब रिएक्शन में एक सॉलिड फॉर्म बन जाता है जो कि बर्तन में नीचे जाके बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो अगर इसको बताना है कि ये है एक्चुअल में प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट को PPT लिख देते हैं। अगर PPT लिख दिया कोई भी देखेगा बता देगा ये प्रेसिपिटेट है, यानी बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट है। तो इसको दिखाने का तरीका होगा PPT, ठीक है, ओके। चौथी इंफॉर्मेशन, अगर हमने इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया तो क्या हमको ये पता चल पाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब हीट देना पड़ेगा, तो हीट देने के बाद वो रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट देना नहीं पड़ रहा, हीट अपने आप ही उस रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन हो रहा है तो निकल रहा है, तो नहीं पता चलता, राइट। तो उसको दिखाने के लिए हमको हीट का सिंबल यूज करना पड़ता है। देखो जैसे मान लो हमने लिया मैग्नीशियम लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, राइट। जब रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे हीट भी निकलती है, तो हीट ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको, हीट निकल रही है तो इस तरह से प्लस करके निकलना। अगर हीट तुम दे रहे हो तो प्लस करके इधर लिखना होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में तुमको हीट देनी पड़ती है, हीट दोगे तो रिएक्शन होती है, तो ये दिया और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे हीट देनी पड़ रही, तो हीट अगर लिखोगे तभी तो पता चलेगा। इस साइड में प्लस में लिखोगे तो हम समझ जाएंगे इंडोथर्मिक है, प्रोडक्ट के साइड लिखोगे तो हम समझ जाएंगे एक्सोथर्मिक है, राइट। तो हीट को दिखाने का और भी तरीका होता है, जैसे डेल्टा H से भी दिखाते हैं और कभी कभी हीट को इस तरह से करके दिखाते हैं, तो इसका मतलब हीट का सिंबल ये भी है। तो अलग अलग तरीका है, लेकिन फाइनली हमने जो लिमिटेशन थी उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको रेक्टिफाई कर दिया इन सिंबल का इस्तेमाल करके, ठीक। अब कुछ रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही होती हैं जिनको हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। वो फेवरेबल कंडीशन अगर नहीं होगी तो रिएक्शन या तो बहुत 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 ही स्लो होगी या तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो फेवरेबल कंडीशन के बारे में भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। ओके, तो यहां पे मैंने दो चीजें लिखी, एक तो फेवरेबल कंडीशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बताता है, और दूसरा कि ये आइडिया हमको नहीं देता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूट है या कि कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सुना होगा, राइट।
तो कभी वो डाइल्यूटेड लिया जाता है, कभी कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है। अब डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड लेने से रिएक्शन ही बदल जाती है। तो अगर तुम डाइल्यूटेड लिखा है तुमने तो सामने वाला समझ जाएगा ना कि डाइल्यूट अगर मैं एसिड लूंगा तभी ये रिएक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड लूंगा तो ये रिएक्शन होगी, राइट। तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऐसे दिखाना CONC कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। डाइल्यूट को दिखाना है तो DIL दिखाना होगा, तो डाइल्यूट हो गया, राइट। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट को हम दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ये फेवरेबल कंडीशन की। देखो जैसे नाइट्रोजन गैस है, ये एग्जांपल बार बार मैं ले रहा हूं ताकि तुम बेहतर ढंग से समझ पाओ। ये मैंने रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा दिया, इसको मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक। ये गैसियस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब लिमिटेशंस में यहाँ पे दूर कर रहा हूं, ऑल राइट। अब इसकी फेवरेबल कंडीशन ये है कि 400 से 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर लोगे ना तो अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हुई फेवरेबल कंडीशन, राइट। अमोनिया का बनने का फेवर कर रहा है ये कंडीशन। और अगर इस पे प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर या इसको ATM में लिखते हैं करोगे तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होगी। और आयरन कैटलिस्ट भी लेंगे, आयरन कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट, तो जो फेवरेबल कंडीशन है उसको ये एरो के ऊपर लिख दो। तो अब ये जो रिएक्शन है ये बहुत सी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है। क्या कन्वे कर रही है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये गैसियस फॉर्म में फिजिकल स्टेट इसकी गैसियस और इसकी भी गैसियस है, करेक्ट। ये हमको बताता है कि 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया का बना रहा है, राइट। ये भी इंफॉर्मेशन बताता है। बाकी इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैंने तुमको बताया है। उसके अलावा हमने ये भी इस पे लिख दिया है फेवरेबल कंडीशन की 400 से 450 डिग्री सेल्सियस पे बहुत प्रॉपरली अमोनिया बनती है। 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखना पड़ेगा और आयरन कैटलिस्ट यूज़ कर लोगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो अमोनिया का बहुत जगह हम इस्तेमाल करते हैं, राइट, बहुत सही जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमको फेवरेबल कंडीशन नहीं पता रहेगी तो हम गलती कर देंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और उससे बेनिफिट कम होगा। तो फेवरेबल कंडीशन को लिखना ज़रूरी है। और एक फेवरेबल कंडीशन ये मैंने तुमको दिखाई, और एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पे वाटर की रिएक्शन होती है। अब फेवरेबल कंडीशन ही लिख रहा हूँ, इस फिजिकल स्टेट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे बनेगा C6H12O6, ऑक्सीजन गैस भी बनती है और वाटर भी बनती है, ठीक है। तो इसको चाहो बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 6 कर लो, ये 6 हो गया, राइट। और यहाँ पे 12 करो, 24 हो गया, 12 ये है और 12 वाटर, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12, अच्छा ये 6 कर दो। और ऑक्सीजन यहाँ पे 6, 6 12 2 14, 12 और 6 दूना 12, 12 12 24, नहीं तो 6 कर दो, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 4 24, 6 दूनी 12 और 12 24। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे जो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ये तुम जानते हो कि जो ग्रीन पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ होती है उसकी क्लोरोफिल में होती है। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया क्लोरोफिल, ये फेवरेबल कंडीशन लिख दी। और यहाँ पे तुमने लिख दिया सन रे, सनलाइट। अब सनलाइट को कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यू एच न्यू इसको पढ़ते हैं सनलाइट। तो फेवरेबल कंडीशन तुमने तीर के ऊपर लिख दिया तो कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन यानी जब फूड का फॉर्मेशन पत्तियों के अंदर होता है उसकी रिएक्शन है। तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी और ये सनलाइट क्लोरोफिल के अंदर जब जाएगी, कैप्चर हो जाएगी वहाँ पे, तो फॉर्मेशन हो जाता है C6H12O6 का। तो फेवरेबल कंडीशन इस तरह से लिख के, और हमने लिमिटेशन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लिमिटेशन जितनी भी थी यहाँ पे
हमने रेक्टिफिकेशन उसका कर दिया। अब जो हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलेगी उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन कन्वे होगी। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।